युवा क्यों मौन है? क्या इसलिए कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उन्हें फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हें यह भी सिखाया गया है कि बोलने से मुश्किलें आती हैं। क्या इसलिए कि उन्हें डर लगता है? शायद डर नौकरी जाने का, डर समाज में अलग दिखने का, डर सवाल पूछने का। और धीरे धीरे यह डर आदत बन जाता है और आदत चुप्पी में बदल जाती है। लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। इतिहास बताता है कि जब जब युवा बोले हैं, तब तब समाज ने करवट बदली है। गांधी ने ताकत नहीं दिखाई, उन्होंने सत्य दिखाया। उन्होंने शोर नहीं मचाया, लेकिन उन्होंने चुप्पी भी नहीं अपनाई। आज हमें भी न गुस्से की जरूरत है, न हिंसा की। हमें जरूरत है विचार की, संवाद की और साहस की। यूथ फॉर ट्रूथ कोई मंच नहीं जहां जवाब दिए जाते हैं। ये वह जगह है जहां सवालों को जिंदा रखा जाता है। ये कोई व्यवसाय नहीं, ये कोई प्रचार नहीं। ये एक प्रयास है युवाओं को सोचने का अधिकार फिर से याद दिलाने का। यहां हम किसी पर राय नहीं थोपते, यहां हम असहमति से नहीं डरते। यहां हम मानते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता की पहली निशानी है। क्योंकि जब युवा सवाल पूछना छोड़ देते हैं, तो समाज सोचना छोड़ देता है। आज की ये बातचीत सिर्फ एक सत्र नहीं है, ये एक आमंत्रण है खुद से संवाद करने का, अपने डर को पहचानने का और अपनी आवाज वापस पाने का। अगर आप यहां हैं, तो शायद आपके भीतर भी कोई सवाल है, कोई बेचैनी है, कोई इच्छा है कि चीजें बेहतर हों। तो आइए आज चुप्पी तोड़ें, नारे लगाकर नहीं बल्कि समझ के साथ। सोचें, पूछें और सच के साथ खड़े हों। यूथ फॉर ट्रूथ में आपका स्वागत है, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। सोच के साथ, समझ के साथ और सच के साथ। Good evening, everyone. Namaste. On behalf of our team Youth for Truth, I, Bipasha Rena, welcome you all to today's session, which is a part of series of online sessions conducted by our team every month, focusing on social issues directly impacting the youth and future of our nation. Our today's theme is Why Youth Are Silent. This evening, we'll try to understand that in present global chaos and the ambiguity of our nation in social and economic terms too, why is youth silent? How can we interpret this silence? And also, we'll be talking about our collective responsibility. For today's session, we have our two keynote speakers, Professor Anand Kumar sir and Ramdat Tripathi sir. So, Anand sir will be joining us shortly. I'll request Mr. Ramdat sir to please address us and throw some light on the theme of today's session. Before sir speaks to us all, I would like to give a brief introduction regarding sir. Ramdat Tripathi sir is a journalist and legal consultant, former correspondent of BBC, ex-president UP Press Club, and ex-secretary IFWJ. I request you, sir, to please go ahead. बहुत बहुत धन्यवाद विपाशा जी। और आनंद कुमार जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी श्रोता जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्लीज़ एडमिट कर लीजिए, विशाल जी और या जितेंद्र जी जो भी संभाल रहे हैं बैक रूम। दरअसल आज का विषय का मतलब यह है, महत्व यह है कि लोकतंत्र हो या राजशाही हो, कहीं भी हो, समाज में अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को पहचान करके उसके खिलाफ बोलना और प्रतिकार करना जरूरी होता है, नहीं तो समाज में सड़ांध हो जाती है। अब उसके बहुत सारे उदाहरण हमें हमारी माइथोलॉजी में, हिस्ट्री में, कल्चर में भी मिलते हैं कि भाई कैसे सवाल पूछा जाता है, पूछना जरूरी होता है, और कैसे जो उसके पास भी सत्ता है, अगर हमें लगता है गलत तो उसका प्रतिरोध करना होता है। अभी रिसेंट पास्ट में तो उदाहरण चाइना का है। तियानमेन जो चौक है
वहाँ पर एक बहुत तस्वीरें आई थी और बहुत ही वो हौसला बुलंद करने वाली भी थी कि तमाम टैंक्स हैं और टैंक्स के सामने एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो टैंक को आगे नहीं बढ़ने देता। वो टैंक क्या कर रहे थे? वो दमन के लिए निकले थे, वो जनता के, लोगों के दमन के लिए निकले थे, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करने के लिए निकले थे। लेकिन एक आदमी जब सीना तान कर खड़ा हो गया तो टैंकों को वापस जाना पड़ा। दरअसल गांधी की और माओ की थियरी में यही फर्क है। गांधी जो अहिंसा की, प्रेम की और आत्मबल की शक्ति बात करते थे कि जो ताकत है वो कहाँ से निकलती है। ताकत हमारे संकल्प से, हमारे सीने से, हमारे आत्मबल से निकलती है। वो टैंक से, तोप से, बंदूक की गोली से नहीं निकलती है। तो इसलिए भले ही सरकार के पास टैंक हो, फौज हो, पुलिस हो, बंदूक की गोली हो, लेकिन जो नागरिक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि केवल ये लोकतंत्र की बात नहीं है, राजशाही भी अगर चलती है तो वो आम लोगों की उस पे निष्ठा होती है, आम लोगों का उसके पीछे विश्वास होता है और वो टैक्स देते हैं। केवल विश्वास नहीं है, वो सरकार के कामकाज के लिए उसमें भी टैक्स देते हैं, राजशाही में भी है। तो उनके सहयोग के बिना, बिना आम लोगों के, बिना नागरिकों के सहयोग के, बिना प्रजा के सहयोग के राजशाही भी नहीं चलती। तो जो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था कि जब देश नहीं आजाद था तब भी ये मंत्र हमें दिया था असहयोग का, कि हम इसको नहीं मानते, आप जो कर रहे हैं ये गलत है और हम आपसे कोऑपरेट नहीं करते। मतलब अगर हम अपने आप को, जो अन्याय करने वाला है या जो अन्याय है उससे हम अपने आप को डिस्टेंस कर लें, तो ये पहला कदम यही होता है कि देखो हम तुम्हारे अन्याय के साथ नहीं हैं। पहला कदम तो यहाँ होता है। उससे ही जो सत्ता पे बैठा व्यक्ति है, चाहे उसके पास बंदूक हो, चाहे तोप हो, चाहे जेल हो, कुछ भी हो, उसका मनोबल गिरने लगता है। और दूसरा इसीलिए हमें मंत्र दिया था गांधी जी ने सत्याग्रह, कि जो सच है हम उसके लिए आग्रह करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, कोई दुर्भावना नहीं है आपके प्रति जो विरोधी है, लेकिन जो सच है, हम जिसको सच समझते हैं उसका आग्रह हम विनय पूर्वक, अनुनय पूर्वक पर दृढ़ता के साथ करेंगे। अब जब देश आजाद हुआ तब भी कई लोगों का ये कहा, कई लोगों ने कि साहब अब देश आजाद हो गया, और जो सत्याग्रह है उसको कहा ग्रामर ऑफ एनार्की। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है आपकी आवाज़। जी। तो ग्रामर ऑफ अनार्की कुछ लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनका जो ग्रामर ऑफ अनार्की कहना वो वैसे ही होता है। क्या होता है कि देखिए, कुर्सी या आप कहाँ बैठे हैं उस पर भी आपका नज़रिया बदल जाता है। आप शासन के पार्ट हैं, आप संविधान सभा में हैं, आपको लगता है कि मेरे पास पावर है, आप लॉ मिनिस्टर हैं, तो आपको लगता है कि आम आदमी अगर प्रतिरोध करता है, सत्याग्रह करता है, तो इससे अराजकता हो जाएगी, अनार्की हो जाएगी। वही अगर आप जमीन पे हैं, विपक्ष में हैं, वही आप देखिए, चाहे विनोबा जी रहे हों, डॉक्टर लोहिया रहे हों या जयप्रकाश नारायण, अब यही हुआ ना कि भाई यही 75 में आया कि भाई जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा। और जब जुडिशरी ने भी कहा कि भाई जो आप सत्ता में बैठे हैं, आप नैतिक रूप से नहीं चुने गए हैं, आपके बल नहीं है, तो विरोध करना हमारा हक है। भले ही उसका परिणाम ये हुआ कि जेल जाना पड़ा, बहुत सारे लोग जेल गए, हम लोग भी जेल गए, लेकिन एक विरोध हुआ तो उससे लोकतंत्र हमारा बचा। तो मुख्य हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर लोकतंत्र हमारा, खास करके, विशेष करके तभी वाइब्रेंट रहेगा, तभी जिंदा रहेगा जब उसमें हमारे पास एक प्रतिकार की शक्ति हो। गांधी जी ने ये भी कहा था कि भाई स्वराज तभी पूरा होगा जब हमारे अंदर अन्याय का प्रतिकार करने की ताकत या शक्ति होगी। तो सत्ता को अकाउंटेबल बनाने का और कोई तरीका नहीं है, सत्ता से जवाब लेने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि लोग आवाज उठाएं।
और इसमें देखिए दो बड़े रोचक उदाहरण हैं कि वो एक तो नेहरू जी को लेके दिया जाता है कि जब आज़ादी आई और बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई जैसा पहले था वैसे अब भी है, तो आज़ादी आने से हमें क्या फर्क पड़ा। तो कहते हैं कि एक महिला थी जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनका मकान वगैरह कुछ ले लिया गया था या जो भी बंटवारे में हुई दिक्कत थी, तो वो परेशान थी। तो आज की तरह की सुरक्षा का इंतजाम नहीं था कि 1 किलोमीटर दूर से लोगों को खदेड़ दिया जाए या रोक दिया जाए, और ये ब्लैक कैट कमांडो और ये सब नहीं होता था। वो जमाना वो था कि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी जीप के बोनट पर बैठ करके और वो चुनाव प्रचार करने जाते थे या लोगों के बीच में घुस जाते थे, भीड़ में भी घुस जाते थे। उस महिला ने जाके नेहरू जी का कॉलर पकड़ के कहा कि भाई आज़ादी मिली, मुझको क्या मिला? आज़ादी मिली, मुझको क्या मिला? तो नेहरू जी ने यही कहा कि आज़ादी मिली, आपको यही मिला कि आप प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो आज़ादी का जो सबसे बड़ा हमारा मीनिंग है वो यही है कि हम सवाल पूछ सकते हैं लोगों से। और इसीलिए कई कवियों ने कहा, कई मुहावरे बने कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और सत्ता निरंकुश हो जाती है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए पिछले कम से कम एक दशक से 8 10 12 सालों से 15 सालों से आप देखिए अन्ना आंदोलन के बाद आप बताइए कोई बड़ा आंदोलन प्रतिरोध नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ों पे लगता है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। चाहे वो मान लीजिए चीन का जो लद्दाख में हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करके जो भी उन्होंने किया, ये है। इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है, इतनी ज़बरदस्त महंगाई है, अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। एग्रीकल्चर का भी आ रहा है कि सब ट्रेड डील हुआ है अमेरिका से, उसमें एग्रीकल्चर को लेके क्या इश्यूज हैं। तो देखिए अलग अलग लोगों ने अपने सेक्टर की प्रॉब्लम्स को लेके तो आवाज़ उठाई। जैसे किसानों ने आवाज़ उठाई, जैसे और लोग करते हैं। अभी यूजीसी का बिल आया तो जो लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ तो हुआ, लेकिन एक पूरे जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो हम घुटन महसूस कर रहे हैं या जो लार्जर इशू है, लार्जर एज ए सिटीजन हमें लग रहा है कि हम मुखर नहीं हो रहे हैं। और शायद यही कारण है कि देखिए अभी एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि यूजीसी बिल पे लोगों ने विरोध किया और उसको कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की रजामंदी से उस पर रोक लग गई। तो इसी तरह बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, अब देखिए एक नया टर्म चल रहा है पिछले कई सालों से कि बुलडोजर जस्टिस। अब दोनों का क्या तालमेल है? अगर आप बुलडोज करते हैं किसी चीज़ को तो वो जस्टिस तो नहीं हो सकती, लेकिन बुलडोजर जस्टिस का एक मुहावरा क्वाइन हो गया और वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और वो अब तमाम राज्यों में सरकारें उसको इस्तेमाल कर रही हैं। तो कुल मिला के मतलब कहने का तात्पर्य यही है। अब आज क्यों नहीं हो रहा है इतना व्यापक जो युवा शक्ति है, उसके कई कारण। देखिए पहले हमारी जो पॉलिटिकल जो काडर या वर्कर या फोर्स आते थे वो कहाँ से आते थे? एक तो कचहरी से आते थे, एडवोकेट्स, और दूसरे टीचर्स। तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे जेएनयू, केवल अकेली जेएनयू नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें तमाम जो प्रोफेसर्स होते थे वो डायरेक्ट तमाम जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता था उसमें शामिल होते थे। और वो राजनीतिक चेतना, हाँ उसमें फ़र्क हो सकता है कि किसी का झुकाव गांधीयन आइडियोलॉजी की तरफ हो, किसी का झुकाव हो सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी की तरफ हो, किसी का झुकाव हो सकता है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ हो, किसी का झुकाव लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश जी की तरफ हो। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा होती थी और चुनाव होते थे। वो जब चुनाव होते थे विश्वविद्यालयों के, तो वहाँ से तमाम बड़े बड़े देखिए जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स निकले पहले, वो सब छात्र नेता अपने जमाने के थे और एक ट्रेनिंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके एक ऐसा माहौल बना कि साहब विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए यानी बहस नहीं हो, छात्र संघ नहीं होना चाहिए यानी बहस नहीं होनी चाहिए।
तर्क नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो अब आज देखिए यूनिवर्सिटीज़ की हालत इतनी ख़राब है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में पैसा खूब धुआंधार चल रहा है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। टीचर्स के अपॉइंटमेंट में यूनिवर्सिटीज़ में पैसा चल रहा है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जुडिशरी में मान लीजिए करप्शन है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको कंटेम्प्ट का डर दिखा के आपको चुप करा दिया जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं कि सरकार में ही से ही अन्याय या गलत काम होते हैं। बहुत सारे, चाहे शिक्षा संस्थान हो, चाहे जुडिशरी हो, और चाहे और भी जो एग्जीक्यूटिव के और अंग हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो अब आज ये हालत है कि अगर किसी ने जरा सा आलोचना कर दी, लिख दिया, धरना दिया, तो उसके या तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, उसके गोली मार दी जाएगी, नहीं होगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये सब देखिए चैलेंज तो हमेशा रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि बात वही हुई कि अगर सरकार ही हर चीज़ की अनुमति दे दे, तब तो फिर ये प्रतिरोध या असहमति का सर कहाँ रहा। तो सरकार का तो एक स्वभाव होता है दबाने का, कुचलने का आंदोलन को। लेकिन उसी के साथ साथ एक और भी कहा जाता है कि सरकार जितना ही किसी भी आंदोलन को, किसी भी जन समूह को कुचलने की कोशिश करेगी, दबाने की कोशिश करेगी, आंदोलन और तेज होता है। तो अब सवाल कई बार ये और उठता है कि भाई अब क्यों हो रहा है। एक तो जैसे बात हुई कि यूनिवर्सिटीज़ में टोटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग वर्किंग वो हो गई। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, तो जॉइंट फैमिलीज में 4 बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो एक बेटा या बेटी जो है वो पॉलिटिकल उस फील्ड में, सोशल फील्ड में काम करते थे, तो उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। अब एकाकी परिवार होने से ये जरूर आया है कि कोई बच्चे लोग जो गांव से आके दिल्ली में, मुंबई में या कहीं जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये डर जरूर रहता है कि भाई अगर वो सड़क पे आए और उनको जेल भेज दिया गया, तो फिर उनके बच्चों की फीस कौन देगा, उनके बच्चे के दूध का पैसा कहाँ से आएगा, अखबार का पैसा, और मकान का किराया कहाँ होगा जाएगा। लेकिन देखिए, लेकिन इन तमाम कॉन्स्टेंट्स के बावजूद, देखिए नेपाल में लोगों को लगा, हालांकि वो उचित नहीं है, बांग्लादेश में लोगों को लगा तो उन्होंने किया। लेकिन मैं मानता हूं कि वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसक जो विरोध होता है, विद्रोह होता है, उससे बात आगे जाती नहीं और अंत में सरकार जो है वो हावी हो जाती है। वो बांग्लादेश के उदाहरण से भी देखिए और नेपाल के उदाहरण से भी देखिए। तो अगर वास्तव में हमें परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, और जो चीज़ें सरकार में बैठे हैं उनका विरोध करना है, तो लोगों को शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो उसके लिए जो भी डेमोक्रेटिक और लेजिटिमेट उपाय हैं, धरना के, प्रदर्शन के, जुलूस के, भूख हड़ताल के, उपवास के, वो करना जरूर चाहिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि सरकारें दिनों दिन बहरी होती जा रही हैं, और सरकारों के पास इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है, जो मीडिया को खरीद करके, जो एक अदर देन प्रिंट और टीवी के अलावा जो इतना अपना मीडिया आ गया, सोशल मीडिया की ताकत उनके पास आ गई है, या पैसे की ताकत उनके पास आ गई है, तो कई बार वो एक तरफा सारा संवाद हो रहा है। तो उसकी वजह से सरकार को कई बार रियलिटी पता भी नहीं चलती है। तो मुझे लगता है कि समय समय पर जब भी सत्ता दुरुपयोग करती है अपनी शक्ति का और जन विरोधी नीतियां बनाती है, तो सत्ता को जगाने के लिए प्रतिरोध बहुत जरूरी है। हाँ, उसका स्वरूप डेफिनेटली डेमोक्रेटिक होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए। फिलहाल प्रारंभिक में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा विपाशा जी, और आगे फिर जब बातचीत होगी और लोगों को आप अवसर दीजिए, लोग अपनी बात रखेंगे, और ज़रूरत होगी तो हम भी उसमें इंटरवीन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आप हम युवाओं से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो हमारे लिए हमेशा इंसाइटफुल रहता है, एंड योर ओपिनियंस आर मोस्टली बैक्ड बाय फैक्चुअल एंड करंट अफेयर्स, दोज आर ऑल्सो वेरी थॉट प्रोवोकिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिंस आनंद सर हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम क्वेश्चन आंसर्स के बिल्कुल लिए बिल्कुल, स्टेज ओपन करें, नहीं, या क्वेश्चन भी हो बिल्कुल सकता है, लोग अपनी राय भी प्रकट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ opinions? साथ जी। Sure, sir. So I would request the participants who are in the meeting, they can just raise their hands if they have any suggestions, any inputs, and also the stage is open for your questions.
अगर आप लोग अपना कोई सजेशंस देना चाहते हैं या फिर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर दीजिए, आपको होस्ट जो है वो अनम्यूट कर देंगे। जी हाँ, जरूर इनको माइक ऑन कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। विवेक यादव जी जी पार्टिसिपेंट है, हाँ, उनको अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। कर लीजिए जी विवेक जी, बोलिए। सर नमस्ते। मैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बॉर्डर अनूपपुर जिले से आता हूँ। जी जी हमारे यहाँ सर छोटा सा जिला है, बता दूं यहाँ की जियोग्राफी थोड़ी सी। जी तीन विधानसभाएं हैं और एक विधानसभा टोटल माइनिंग पे ये है। जी और दूसरा एक पुष्पराजगढ़ जो बहुत पिछड़ा हुआ है। जी और हम रहते हैं मुख्यालय में। जी यहाँ पे ये कुछ सालों में 5-10 सालों में पानी और हवा खास करके कंपनियां यहाँ पे लगातार आए जा रही हैं, क्योंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं, ट्राइबल क्षेत्र है पूरा। इस वजह से कोई मिलता नहीं है हमको उस तरह का। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ से आए रुको। ये यहाँ पे उस तरीके का हमको सपोर्ट मिल नहीं पाता है। मैं गांधी यात्रा में 56 दिन रहा इस बार। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। कदम गांधी के साथ जो हमारा बनारस राजघाट हाँ से हाँ, दिल्ली तक था। बिल्कुल बिल्कुल। अ, लोग तो बहुत जुड़े हुए हैं सर। मैं मतलब अपनी तरफ से अगर बोलूँ तो गांधी का नाम लेकर, गांधी का नाम यूज करके अपने लिए काम कर रहे हैं लोग। मैं हम्म बहुत दुखी हुआ, 56 दिन रहा, फुल टाइम रहा। मगर ज्यादातर लोगों में मैंने ये देखा कि वो सहयोग की भावना किसी में नहीं थी। मैं हम्म। लगातार यहाँ पे लड़ाई लड़ता हूँ, मेरे ऊपर 4-5 बार FIR भी हुई, प्रशासन ने करा है। मगर अभी तक का जिस तरीके से एक सपोर्ट, मतलब मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे नहीं, को एक आप आपके पास जो लोकल वहाँ कोई टीम है, और लोकल मीडिया का क्या रुख रहता है, आप जो मुद्दे उठाते लोकल हैं? मीडिया सर टोटल बिकी हुई है, एकदम फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, टोटल बिकी हुई है। जी जी और जो गांधी जन भी यहाँ पे हैं, जो मुझे लेकर गए वहां तक, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वहां तक मैं पहुंचा। जी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इन चीजों से, लेकिन मैं लड़ पाने में उतना सक्षम नहीं हूँ अभी। फैमिली बैकग्राउंड भी वैसी नहीं रही है मेरी। मेरे पिताजी कृषक थे, हम भी खेती करते हैं, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। मगर अभी अभी रिसेंटली ये हुआ कि 800 मेगावाट का यहाँ पे पावर प्लांट बनना था। और बिल्कुल अचानक से वो 4000 मेगावाट ले जाते हैं। पानी हम्म। की वो दुर्दशा है, गांव में पीने लायक पानी नहीं। गांव की बात कर रहा हूँ सर मैं, शहर तो बहुत पिछड़ा हुआ है। शहर में भी मतलब लोग उन चीजों को इस तरह से झेल रहे हैं, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो बहुत देखिए, अच्छा। पहला पहला तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो पहला चरण होता है, देखिए इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। जो प्रतिरोध है, सत्याग्रह है, आप देखिए, याद कीजिए तो हमारा फ्रीडम मूवमेंट में इतने बड़े बड़े लीडर थे, गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, पटेल भी थे, सब भी थे। लेकिन देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन को खड़ा करने में जरूरी होता है कि पहले तो एक लोगों में उस बात के लिए आप अपनी ओपिनियन, पहले तो अपनी ओपिनियन लोगों को तक पहुंचे कि भाई ये गलत हो रहा है। पहला कदम ये नहीं है कि हम उसको विरोध करने के लिए जेल, सीधे जेल जाने के लिए, पहले तो ये हमें इस्टेब्लिश करना है कि भाई ये गलत हो रहा है। और फिर जो लोग सहमत होते हैं उनका संगठन, उनको संगठित करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, गांधी जी की खूबी क्या थी? गांधी जी की खूबी यही थी कि उन्होंने आम आदमी को, जिसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, हथियार नहीं थे, उसको दिल से इस बात के लिए तैयार किया कि वो जिस ताकत का ब्रिटिश हुकूमत का, कहते हैं कि भाई सूरज अस्त नहीं होता था उनके हुकूमत में, तो लोगों को, जो कमजोर से कमजोर आदमी को, उन्होंने कहा भाई नमक बनाओ। तो कुछ नहीं, अपने दरवाजे पे पानी लिया कढ़ाई में, और वो पानी को उबाल के एक प्रतिरोध किया। हालांकि पहले तो मुझे लगता है कि पहला कदम तो यही होता है कि आपको जनमत जागृत करना। दूसरा कदम होता है संगठन खड़ा करना। देखिए, आप दूसरे कोई दूर से आके 500 किलोमीटर से, 600 किलोमीटर से, 400 किलोमीटर से थोड़े दिन के लिए तो आ सकते हैं। आप मेधा पाटकर जी को बुलाएंगे, वो आ जाएंगे, राम धीरज जी भी आ जाएंगे, चंदन पाल भी आ जाएंगे, कोई भी। लेकिन आंदोलन या चीज़ सस्टेन तभी होगी जब आप लोकल
अपनी ताकत संगठन खड़ा करेंगे और सारे मीडिया को एक स्वर में मैं मानता हूं कि ठीक है, मीडिया पे प्रेशर है और तमाम अखबारों को, टेलीविजन चैनल्स को खरीद लिया है बड़े पूंजीपतियों ने, और सरकार का भी दबाव है विज्ञापन का, लेकिन इसके बावजूद आपको तमाम मिल जाएंगे मीडिया, अखबार मिल जाएंगे। नहीं तो आप तो यूट्यूब पे आप खुद अपना कर सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं सैकड़ों लोग। तो जनमत जागृत करना चाहिए मुझे लगता है पहले, फिर संगठन बनाना चाहिए और उसके बाद कोई बड़ा आह्वान करना चाहिए, क्योंकि ये भी अकेले लड़ना भी कोई देखिए गांधी जी का ही वहाँ जाने का जो चंपारण में ही ले लीजिए, तो कितने बार राजकुमार शुक्ला उनको बुला रहे थे, उनका अच्छा आऊँगा आऊँगा, फिर जब गए भी तो उन्होंने पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को या आचार्य कृपलानी को, बहुत सारे लोगों को बुला लिया, फिर वो उन्होंने कस्तूरबा जी को भी बुला लिया और वहाँ देखिए केवल डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, वहाँ के फिर शिक्षा के लिए भी काम किया, वहाँ सफाई के लिए भी, कुओं को पानी के लिए किया, वहाँ स्वास्थ्य के लिए भी कुनैन के गोलियां बांटी। तो लोगों से, आम लोग सीधे पॉलिटिक्स में या सीधे लड़ाई में, सीधे जेल भरों में कार्यक्रम में नहीं जुड़ते हैं। उनके लिए हमें इसीलिए रचनात्मक कार्यक्रम कहा गया कि हम पहले ऐसे कदम कुछ उठाएं जिनसे लोगों को लगे कि हाँ भाई ये हमारे फायदे की बात कर रहा है, इससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। और फिर लड़ाई के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे 20-21 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद कब हुआ आंदोलन? 31-32 में हुआ, फिर सन 42 में हुआ। जो इतने बड़े लीडर्स के बावजूद 10-10 साल लग जाते थे तैयारी करने में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उसके लिए जनमत जागृत करना, संगठन बनाना और एक लंबी तैयारी करेंगे, करना होगा। और कुछ विधायक आपको जरूर मिल जाएंगे जो इन मसलों को विधानसभा में उठाएंगे, कुछ सांसद भी हो सकता है मिल जाएं जो लोकसभा में उठाएंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों को मिला के कोई भी प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध केवल जाके नारे लगाने से और जेल भरने से नहीं होता, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अगला। थैंक यू सो मच विवेक जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। निशा दीक्षित मैम, इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाय, निशा दीक्षित दिल्ली से। जी मुझे ये पूछना है कि एक आम युवा अपनी आवाज उठाने की शुरुआत कहाँ से कर सकता है? देखिए, शुरुआत तो अपने आसपास से होती है और जो आपके संपर्क में लोग हैं उसको कई तरह से होती है। लोगों को, अभी मैं जो पहले आपके श्रोता थे उनसे भी बात यही हो रही थी कि लोगों को पहले तो रियलाइज कराना, कि बहुत सारे लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है। तो अब देखिए दिल्ली में ही वो गड्ढे में एक यंग बॉय की जो है वो गिर के मौत हो गई, नोएडा में हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता नहीं था कि भाई यहाँ गड्ढा है, लेकिन अगर लोकल लोग जागरूक होते और कई चीज़ें उसमें हो करनी पड़ती हैं, खुद ही से अगर कुछ वहाँ बैनर लगा देते, प्ले कार्ड लगा देते कि भाई आगे खतरा है, उसके बाद अपने पार्षद से, अपने जो भी अथॉरिटीज से संपर्क करते, नहीं होता तो छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते, तो उससे चीज़ें में होता है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ता। तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ती है कि भाई आपको, अच्छा पहले तो जब हम यंग थे और जब हम लोग आंदोलन वगैरह, छात्र युवा आंदोलन में थे तब तो हमारे पास ये सोशल मीडिया का टूल भी नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ अखबारों पर ही आश्रित थे। तब टेलीविजन चैनल्स नहीं थे, केवल दूरदर्शन था, आकाशवाणी था, वहाँ सवाल ही नहीं उठता। तो केवल अखबार थे, लेकिन तब भी कुछ न कुछ उसमें सहयोग मिल जाता था। तो और अब तो सोशल मीडिया है आपके पास, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है। तो जनमत जागृत करना, एक टीम खड़ी करना और उसके बाद फिर प्रतिरोध करना। और प्रतिरोध या सत्याग्रह से पहले एक ये भी जरूरी है, अगर आप पीआईएल भी करना चाहते हैं हाईकोर्ट में, तो ये होता है कि जो संबंधित अथॉरिटीज हैं उनको पहले एक मेमोरेंडम भी दिया जाता है कि ताकि उनको हम पूरा मौका दें काम करने का, सुधार करने का। जी थैंक यू सो मच निशा जी अपना सवाल पूछने के लिए। वी हैव अनदर पार्टिसिपेंट बट उनका ओरिजिनल नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप उनको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए।
हाँ, मेरे ख्याल से अपने साथ विशाल शिवहरे जी हैं, उनके भी विचार आने चाहिए। Sure, sir. We can just take the question from these participants and then Vishal sir can ठीक address us. ठीक है। मैम आप अनम्यूट है, आप प्लीज अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। या डन। हेलो। जी जी उधर मैम। का साउंड बहुत कम आ रहा है, मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए। जी आपकी आवाज आ नमस्कार। रही है, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। मैं रसना यादव हूँ, नेपाल से हूँ। फिलहाल अभी तो बनारस में हूँ, बीएचयू में पीएचडी कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं यहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त करती हूँ। खास करके आप अभी नेपाल, बांग्लादेश, विभिन्न कंट्री सब में यूथ के लेकर बहुत ज्यादा एक युवा कुछ कर सकते हैं वो आस भी है, और वो करने के लिए जब जाते हैं तो बहुत कुछ बिगाड़ भी रहे हैं अभी के समय में। तो इनको जो है फिर भी मेरा आशा है कि नेपाल में जो भी घटित हुआ, बांग्लादेश, विभिन्न कंट्री सब में हो रहा है, जो सकारात्मक यदि सोच से हम प्रयास करें, उससे प्रेरित होकर चले तो अवश्य सफलता दिलाते हैं, ये मेरा एक आशा है। और है क्या, जब हम चलते हैं, कुछ मांग करते हैं न्याय के, जैसे पॉलिसी, मेरा टॉपिक ही है पब्लिक पॉलिसी में है मेरा पीएचडी। खास करके पॉलिसी नीतिगत करप्शन भी हो रहा है। ये आर्थिक करप्शन तो है ही, लेकिन नीतिगत करप्शन भी हो रहा है। जो हम सरकार वाला सब है जो समझते हैं, उन पे आवाज उठाना। आपका एक बात बहुत अच्छा लगा कि उसके तैयारी में ही ज्यादा समय देना चाहिए, फिर फील्ड में उतरना चाहिए हम लोगों को। ये तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रयासों के बावजूद भी जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल के घटना सब घट गए, इसका व्यवस्थापन, जैसे कि नेता लोगों को जो होना चाहिए था, जनता को जो सर्वोपरि बनाकर उन लोगों को मौलिक समस्या, जो नेपाल का अलग है, इंडिया का अलग है, विभिन्न कंट्री का अलग है, मौलिक समस्या के पहचान करके उन लोगों को दिगो नीतिगत समाधान जो देना चाहिए था, वो अभी नहीं हो रहा है। किसी भी बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आ रहा है। जो हम सब संघर्ष के साथ समृद्धि तरफ चले, तो इस राहों में मतलब गांधी जी का जो है वो तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है ही, हम सब जो अध्ययन करते हैं। लेकिन अभी का जो उस टाइम में भी नरम दल, गरम दल, जो वो सब था, इस टाइम में उससे भी बहुत ज्यादा अलग हो गया है परिस्थिति। इस समय में हम युवाओं को रिजल्ट जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाँ, चाहिए, उस टाइप से होता है अभी के युग में। आ, तो इसमें किस तरह से जाए और कैसे आगे बढ़े हम यूथ लोग, कि देश भी सुरक्षित रहे और काम भी हो जाए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें क्विक फिक्स या शॉर्टकट्स तो नहीं होते हैं, और एक जैसा फार्मूला भी नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में जो, जहाँ पर पहले जो हमारे वक्ता थे, सज्जन थे, वो बात रख रहे थे, या दिल्ली में जा रहे थे, या बीएचयू में, सब जगह अलग अलग जो लोकल परिस्थिति होती है, लोकल जो एनवायरनमेंट होता है, लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, आपकी ताकत कितनी है, लोकल मीडिया का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो सब जगह अलग अलग है। और मुझे लगता है तो कुछ चीज़ों पे तो हो सकता है कि आपको तुरंत हल मिल जाए, लेकिन जो बड़े इशू हैं, अब जैसे शिक्षा व्यवस्था, आज के यूथ की जो सबसे बड़ी परेशानी क्या है,
वो कि हमारी जो आज चाइना जो है, देखिए चाइना और इंडिया करीब करीब बराबर से ही शुरू किया था, मतलब विकास की दौड़ में गए थे। या चाइना ने तो भाई 78 के बाद या 80 के बाद उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी बड़ी आबादी को उन्होंने टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन दिलाई। उसके बाद उनको सहूलियतें दिलाई, पानी की, बिजली की, टेक्नोलॉजी दिलवाई, पूंजी दिलवाई और सारा मैनेजमेंट स्किल्स सिखाए, और अपनी यूनिवर्सिटीज को इतना काबिल बनाया कि आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में चाइना की यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो अब एजुकेशन का जैसे मसला है, हेल्थ का जैसे मसला है कि अब अगर कोई जरा सा बीमार हो जाए किसी परिवार में तो कितनी मुश्किलें आती हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं, मुझे लगता है कि इन पे हम लोगों को सतत जो है और लेकिन बड़ा वही है कि जनमत बनाने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेशनल लेवल के हैं, जिनका निर्धारण और जो पॉलिसीज पार्लियामेंट से या केंद्र सरकार बनाती है। देखिए हमको देखना पड़ेगा, कुछ इशूज हैं लोकल गवर्नमेंट है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, लोकल मान लीजिए आपकी बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन ही है, वाइस चांसलर है, प्रो वाइस चांसलर है, वो उनके लेवल का है। हॉस्टल का मामला है, मेस का मामला है, बहुत सारे। हालांकि देखिए हॉस्टल के मेस की फीस को ही लेके 1974 में इतना बड़ा नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ। तो अलग अलग स्तर के जो इश्यूज हैं उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे पहले हमें, मुझे लगता है कि जो होमवर्क बहुत जरूरी है कि जो इशू हम उठाना चाहते हैं वो हमारा निजी मुद्दा है या उससे कितने लोग लार्जर इशू है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। फिर हमको अगर किसी अथॉरिटी के पास जाना है तो हमें अपना विकल्प लेके भी जाना पड़ेगा कि भाई ये प्रैक्टिकल हमको विकल्प सुझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इशू कितना बड़ा है। अब जैसे बनारस में गंगा जी के ही मामले ले लीजिए, गंगा तमाम वादे के बावजूद, और गंगा जी में कितना अभी भी प्रदूषण है, 80 घाट से लेके और पूरा वहाँ रामनगर तक आप जाते हैं तो जैसा मुद्दा है, जैसा इशू है, जितने लोग इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं, मुझे लगता है उस हिसाब से लोगों को संगठित करना और धीरज के साथ चलना, थोड़ा धीरे चलना। ये धीरे जो हर चीज क्विक नहीं हो सकती। तो इसलिए, और पॉलिसी बदलने का जो मुद्दा है, जनमत का मुद्दा है, अच्छा उनमें बहुत सारे चुनाव एक बड़ा टाइम होता है जिस समय हम बहुत सारे जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनको रेज कर सकते हैं। जो चुनाव लड़ने वाले आते हैं उनको हम बात कर सकते हैं कि भाई इस पे आपको क्या कहना है, आप चुन के जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, लार्जर गुड क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, वो आइडेंटिफाई करना, जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो जिसको उनसे लाभ मिलना है उनको आइडेंटिफाई करना, और फिर उनको जो अभी नहीं जागरूक हैं उनको जागृत करना और संगठन खड़ा करना। और उसके बाद धीरे धीरे, देखिए पिटीशन भी एक बड़ी चीज होती है। देखिए आप देखिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ब्रिटिश पीरियड में, तो पहला काम तो पिटीशन ही भेजने का था। गांधी जी के से जब उठा के ट्रेन से फेंक दिया गया था वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे दक्षिण अफ्रीका में, तो पहला काम क्या किया उन्होंने, अखबार को एक चिट्ठी लिखी, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर की बड़ी ताकत होती है, कोई जरूरी नहीं कि आपके पेज वन पे बड़ी खबर छपे। लेटर टू एडिटर लिखा, फिर वहाँ हिंदुस्तानियों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके लोगों को मैं बात रखी कि भाई मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आप क्या महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब, जितने बड़े इश्यूज हैं, जितने हिसाब से, उस हिसाब से तैयारी करना और जनमत जागृत करना, लोगों को संगठित करना, और उसके बाद फिर संघर्ष तो एक आखिरी होता है कि भाई अगर हम वो देखिए, वो एक हमारे रामायण में भी कहानी है ना कि रामचंद्र जी को लंका जाना था, समुद्र पार करना था, तो 3 दिन तक उन्होंने अनुनय विनय किया। फिर ये क्या है, फिर अंत में ये हुआ कि विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सराधिए, भय बिन होय न प्रीत। तो ये इसमें भी है कि भाई हम मौका तो दें, रीजनेबल टाइम दें, और अगर उस रीजनेबल टाइम में वो जो संबंधित अथॉरिटी है वो नहीं जगती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो फिर जनता को अपना रोष भी प्रकट करने का अधिकार है, और वो रोष ही प्रतिरोध है।
और उसको और सौम्य ढंग से करेंगे तो वो सत्याग्रह बन जाता है। जी लेकिन धन्यवाद। खामोशी नहीं ठीक है। हमारा जो आज का विषय है कि खामोश नहीं रहना है। जिस समय जिस परिस्थिति में जैसे कर सकते हैं उस हिसाब से करें। लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, ठीक है। 10-20 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं तो ठीक है। ज्ञापन भेज सकते हैं तो ठीक है। फेसबुक पे लिख सकते हैं, ट्विटर पे लिख सकते हैं, मेमोरेंडम भेज सकते हैं, कुछ करना है। खामोशी नहीं ठीक होती है। Thank you so much, Rachna ji. We have another participant, जी Kirti ma'am. रचना हूँ हाँ, मैं, रचना नहीं, रचना। Rachna. RA Okay. रसना। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मैम थोड़ा और डिस्कशन सर के, थोड़ा और है मेरा। अभी बिल्कुल आप जो प्लीज, हाँ हाँ, आप प्लीज अपना फॉलो अप क्वेश्चन या इनपुट जो भी है आप अभी बता सकती है, और साथ में बाकी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, वी वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप हमसे आगे भी जुड़े तो आप प्लीज पूछ सकते हैं आगे। जी। सर ये चुप्पी वाला बात जो हुआ, आप आगे कह रहे थे कि अभी जो पहला जॉइंट फैमिली था उसमें एक ऐसा हो जाए या एक गैप भी रहे तो थोड़ा संघर्ष में लग जाए तो काम चलता रहता था। अभी एक बेटा एक मतलब एक संतान है, लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा डर है कि कुछ जी हो जी जाएगा यदि ये कुछ हो गया तो, इसलिए हमें भी उस तरह से सुरक्षित रहने के लिए भी चुप्पी साधने के लिए मतलब नहीं, वो हो तो जाता मैंने है। इसीलिए कहा ना, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप तोप के सामने खड़े हो जाइए या टैंक के सामने खड़े हो जाइए, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि अपने दायरे में, मान लीजिए हमारा 25-50 आपका क्लास है, आप PhD स्कॉलर हैं, आपका 100 लोगों का, 15 लोगों का इस सर्किल है, आप बात तो कर सकते हैं ना। आप, मैंने वही कहा कि भाई आप लेटर तो लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिससे संबंधित है, मेयर से संबंधित इशू है, प्राइम मिनिस्टर से है, शिक्षा मंत्री से है, BHU के मान लीजिए वाइस चांसलर से है, तो पिटीशन तो भेज सकते हैं ना। तो मेरा यही कहना है कि कुछ करना चाहिए, खामोश नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से। और देखिए एक चीज़ और भी है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपके नेपाल में ही मैंने बहुत सारे ये जो कवर किया, जो माओवादी आंदोलन चला, और पूरे विजन बहुत युद्ध सारे आंदोलन का इलाके में हजारों लोग मारे गए, दोनों तरफ से मारे गए, माओवादी वर्कर्स भी मारे गए, किसान बेगुनाह भी मारे गए, और आर्मी के लोग भी मारे गए, पुलिस के लोग भी मारे गए। लेकिन अल्टीमेटली आना पड़ा कहाँ प्रचंड साहब को। मैंने शांति वो, जब समझौता जब में। उनके सिर पे इनाम था कि भाई उनको पकड़ने के लिए जिंदा मुर्दा, तो मैंने उनके अज्ञातवास में, गुप्तवास में, मैंने 6 महीने मैंने मेहनत की, तब उनसे मेरे मुलाकात हुई, इंटरव्यू किया मैंने था BBC के लिए। 6 महीने तक मैं लगातार पीछे पड़ा रहा, लेकिन अंत में तो आना पड़ा उनको भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ना। तो जी मेरा इसीलिए कहना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डेमोक्रेटिक टूल्स बहुत हैं हमारे, तो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप अगर 100 लोगों में आप BHU में कोई बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई, हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो कि BHU इसी का मुखबिर हो, वो पहुंचा भी देगा कि अरे आपके इस कदम से ऐसा हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ करना ना पड़े और उसी से हो जाए। क्योंकि जो ये शब्द है ना, शब्द एक बार जो मुंह से निकलते हैं तो वो नष्ट नहीं होते, और वो पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य तक, कई बार रास्ता ढूंढ के पहुंच जाते हैं। तो बोलना तो चाहिए, आपस में विचार विमर्श तो करना चाहिए कम से कम, मेरा ये कहना है। अभी का युवा का वही है कि वो धैर्यता जो आप मतलब प्रयोग किए, वास्तव में धैर्यता, निरंतरता और सहनशीलता चाहिए, ये सब तो कर दे नहीं लेकिन है, फिर और प्लस गैर जरूरी चीजों पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं ना। जी ये नहीं सोचते कि भाई इस हमको अपना फ्यूचर में क्या, देश की व्यवस्था, जब तक देश की व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक सबका अकेले फायदा नहीं होगा। हो सकता है अकेले कोई लड़का IAS बन जाए, IPS बन जाए, ठीक है, टैलेंट के बदले, लेकिन अगर सबका भला होना है तो व्यवस्था बदलनी है। व्यवस्था बदलने के लिए एक लार्जर कंसेंसस, लार्जर अवेकनिंग की जरूरत होती है। तो उसके लिए बोलना तो चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीधे लेके बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर दें और पुलिस से भिड़ जाए, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई आप ताकत अपनी बनाइए, जनमत जागृत करिए, संगठित कीजिए, और जितनी ताकत बनती है फिर उस हिसाब से आगे आप करिए।
भाई आर्मी भी तो ऐसे ही करती है, जैसी ताकत होती है, स्ट्रेटजी होती है, टैक्टिक्स होती है, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं ना, सीधे तो नहीं एकदम से उतर जाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का कोई और सवाल हो तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं सर से। और विशाल जी? सर वो किसी इशू की वजह से अभी हमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम जितेंद्र जी? पार्टिसिपेंट से ही कनेक्ट करेंगे। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जितेंद्र जी बोलेंगे? जितेंद्र जी कुछ विचार रखें भोपाल से। विपाशा जी, आप ने इतनी चर्चा सुनी कई लोगों से, आप कुछ इसको कैसे समअप करना चाहेंगे? क्या लगता है सर कि आज देखिए, जैसा आज कि की जो जी, हाईलाइट क्या रही? तमाम 4-5 लोगों ने अपने विचार रखे, मैंने भी कुछ बात कही, तो आप उसको किस तरह से इसमें जी इसका सर, निचोड़? जैसा जैसा बिल्कुल मैं जिस तरीके से मैं पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी आपसे क्वेश्चंस किए या जो आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ जो एक मैंने नोट की, वो मुझे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जब नेहरू जी से कोई क्वेश्चन कर रहा था कि हमें क्या मिला आज़ादी से, तो जो आपने वहाँ पर गवर्नमेंट की या गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की बात की, वो मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा जिस पे आज के टाइम में हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारा जो यूथ है, या तो वो उस आइडियोलॉजी का है कि नहीं जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, या तो वो उस आइडियोलॉजी का है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और फिर एक मीडियोकर वाले लोग हैं, जिन्हें पता तो है कि चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें वो वे जो है, उन्हें नहीं पता कि उनको आवाज़ कैसे उठानी है और किससे अकाउंटेबल होल्ड करना है। क्योंकि जिन लोगों को इस टाइम पे हमें अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, वो लोग क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में कॉन्सिक्वेंसेज, जो आपने बोला कि कॉन्सिक्वेंसेज आज के टाइम पे सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। लाइक एज अ स्टूडेंट आई वुड बी वेरी कंसर्न कि मेरी किसी भी बोली हुई बात पे मेरी फैकल्टी, मेरे प्रोफेसर या जो मेरे यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका रिएक्शन कैसे होगा। ये जो जी। एक एम्बिग्विटी, एक जो क्योस डेवलप हो गया हुआ है हमारे आसपास, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। साथ में हाँ, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि कई सारे प्रोजेक्ट्स, जैसा कि हमारे यूथ फॉर ट्रूथ के पुराने सेशंस में भी इस बारे में बात हुई थी कि क्लाइमेट जो है उसको नजरअंदाज करते हुए कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास देखने को मिल रहे हैं कि डिजास्टर्स है, फ्लड्स है। तो ये हमारे लिए काफी एक दिक्कत की बात है। बट आई होप जो भी हमारे साथ युवा आज की कॉन्वर्सेशन में जुड़े, आज के सेशन में जुड़े, वो लोग इस बात को समझेंगे, और वो जो साइलेंस की हम बात कर रहे थे उसको इंटरप्रिटेशन करने की बात कर रहे थे हम, कि किस तरीके से क्यों युवा चुप है। तो आई थिंक हमें बहुत हद तक उसका आंसर मिला है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सब पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने एक्टिवली हमारी आज की डिस्कशन में सब पार्टिसिपेट किया एक है। संदीप कुमार जी ने रेस किया है जी। हैंड, देखिए उनका अनम्यूट करवा दीजिए। जी अनम्यूट सर। कर संदीप सर। जी। जी संदीप जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी। संदीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हो गया। हाँ। अ- हाँ, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, जी। मेरे स्क्रीन पे हाँ, दिख नहीं रहा है संदीप जी, क्या चक्कर है? सर ठीक है, आप उनका मैं बोलिए। तो वीडियो ऑफ है, हाँ। वीडियो। आप वीडियो ऑन हाँ कर तो लीजिए चाहे तो, वैसे बोलिए आप प्लीज। हाँ तो नमस्कार सभी को। जी। मेरा नाम संदीप है। वैसे मैं वर्धा है, यहाँ सेवाग्राम में गांधी। अ, जी जी जी। हम लोग दिसोम, एक है दिसोम द लीडरशिप स्कूल करके, वो पूरे भारत घुमा करके लीडरशिप डेवलपमेंट करती है, स्कॉलरशिप बेस है, तो इसी के थ्रू हम लोग यहाँ हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं सोनभद्र में 5 साल से करता था काम एनजीओ के साथ जुड़ के, तो अभी मैं वर्धा में हूँ, मगर अभी मनरेगा बचाओ आंदोलन जो दिल्ली में हो रहा था, तो वहाँ से सीआईडी से फोन आया कि आप दिल्ली में हैं, मनरेगा बचाओ आंदोलन में हैं, और जो मेरे साथी थे उनको भी वहाँ उनके पे फोन गया, बोला कि आप नहीं जा सकते, आपको यहाँ नहीं जाना है, मतलब पहले से डिटेंड कर लिए। तो एक तो हो गई कि कहाँ गई अभिव्यक्ति की आज़ादी, और इतना सीक्रेट रख रहे हैं कि किसी आंदोलन में नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं किसी को जो सामाजिक सेवक है उसको दबा रहे हैं, धमका रहे हैं।
कि आप जाओगे, तो मतलब इस लेवल पे आ गया है अब ये आंदोलन को दबाने के लिए। तो इस कैसे बड़े आंदोलन उठ सकते हैं, इस पे थोड़ा जानना है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, पहले तो ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से एक बड़ा फर्क आया है कि जैसे हम अपना अनुभव बताते हैं आपको, उससे शायद आपको कुछ बात को हम क्लियर कर पाएं कि इमरजेंसी में इमरजेंसी लागू हो गई और तमाम जयप्रकाश नारायण समेत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हजारों लोगों को। और हम लोग जो पहले दिन नहीं गिरफ्तार हुए थे, तो हम लोगों को ये था कि भाई कैसे अंडरग्राउंड रह के आंदोलन चलाना है, ये करना। तो अब उस समय में देखिए, ये फायदा था कि कोई हमारा फोटोग्राफ सोशल मीडिया कोई था नहीं कि सोशल, उसका एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो और मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि हमारे मोबाइल फ़ोन से कोई ट्रैक करके हमको पकड़ लेगा या हमको मैसेज कर देगा, है ना। खुद भी जैसे हम अपने घर से चले आए तो अपने परिवार से क्या संपर्क, पोस्ट कार्ड लिखा, वो पोस्ट कार्ड हफ्ते 10 दिन में पहुंचा, फिर पोस्ट कार्ड का जवाब आया। तो अब क्या हुआ कि सरकारों के पास ये जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उससे सर्विलांस की बहुत पावर आ गई है। कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कौन आदमी किससे बात कर रहा है। आप दिन भर आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी पूरी आपकी जो मूवमेंट हैं वो सारे ट्रैक हो रहे हैं। आपका जो मोबाइल है किस टावर में कब है, कहाँ है, कैसे है, वो आपको ट्रैक कर रहा है। आपका जो आधार में आप मान लीजिए हम उस समय नाम बदल के हम जा रहे थे, चले जाए तो हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता। अब अगर उसको किसी को शक हो तो वो हमारी पुतली कहेगा कि आप पुतली दिखाओ या अंगूठा लगाओ, और वो हमें पहचान सकता है। तो देखिए, स्टेट के पास सर्विलांस के टूल्स बहुत आ गए हैं। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, सिटीजन्स को तो एम्पावरमेंट हुए हैं हम लोग कि हम तुरंत जो है वो व्हाट्सएप से या लिंक्डइन से या फेसबुक से या और तमाम टूल्स हैं, उनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक और ख़तरा हुआ है कि ये सारे जो टूल्स में, वो हालांकि अलग विषय है, फिर भी लाइक और डिसलाइक का होता है कि हम लोग बात तो डेमोक्रेटिक होने करते हैं, लेकिन हम जरा भी अगर कोई हमसे असहमत है तो हम उसको ग्रुप से बाहर कर देते हैं या ग्रुप छोड़ देते हैं। तो बड़े घरौंदे बन गए हैं। बिल्कुल लाइक माइंडेड लोगों से ही इंटरेक्ट करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। इससे हमारा डिस्कोर्स नहीं हो रहा है। हम अपने विरोधी मत वाले व्यक्ति से हमारा कोई डायलॉग ही रुक जाता है, नहीं होता। बहरहाल, तो लेकिन ये मैं आपसे बात से सहमत हूँ कि अब सर्विलांस के टूल्स बहुत आ गए हैं। अब किसी डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई जा रहा है, उसका वीडियो बना के, और फेशियल रिकग्निशन की ताकत आ गई है गवर्नमेंट्स के पास कि वो पहचान सकती है कि भाई कौन कौन लोग इस डिमॉन्स्ट्रेशन में थे। तो देखिए, ये तो खतरा है। और उस खतरे को तो किसी न किसी लेवल पे अगर हमको अपने समाज के लिए काम हम करना चाहते हैं, तो अपनी गर्दन अगर हम निकाल रहे हैं, तो हमको थोड़ा तो ये खतरा मोल लेना पड़ेगा और उसी से कोई न कोई रास्ता भी निकलेगा। अब अगर भाई गवर्नमेंट सरकार तो कभी नहीं चाहेगी, चाहे जितनी डेमोक्रेटिक सरकार हो, वो नहीं चाहेगी। पुरानी बात छोड़ दीजिए कि जब नेहरू जी लोगों को एनकरेज करते थे कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू जी की आलोचना में भाषण दिया तो शाम के डिनर में कहीं मिल गए तो पीठ थपथपाते थे कि बहुत अच्छा बोले, तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तो अब वो जमाना नहीं है डेमोक्रेसी का कि शाम को भाई संसद में भाषण हुआ और शाम को सब मिले प्रेम से अपने एक असहमत व्यक्ति से को तारीफ करें या हम उसके प्रति कोई दुर्भावना न रखें। लेकिन अब जैसा देखिए समाज है, जैसी सरकारों के पास टूल्स आ रहे हैं, जैसे ताकतें आ रही हैं, जैसे सर्विलांस, तो ये सर्विलांस स्टेट है इस समय। इसका इसमें नॉट ओनली स्टेट बल्कि जो बिजनेस हाउसेस भी हैं, देखिए वो हमारे मूवमेंट्स को लेकर के, हमारे जो फुटप्रिंट्स को लेकर के इंटरनेट पे अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमको क्या खरीदना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारी चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो एक खतरा है और वो मना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भाई हम नहीं माने, ये तो कहीं ना कहीं अगर हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो वो मना करेंगे और हम कहेंगे कि भाई यही तो सविनय अवज्ञा है कि भाई आप मना कर रहे हैं, आप हम नहीं मानते हैं। भाई आप तो सेवाग्राम में बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा नमक सत्याग्रह का, दांडी मार्च के लोगों को कि भाई
लोग जा रहे हैं, पुलिस उनको लाठी मार रही है, फिर भी वो उनके प्रति बिना दुर्भावना रखे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्टेज पे तो कहीं ना कहीं हमको भाई वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और अगर हम उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते तो हमारे पास विकल्प है कि हम भाई घर बैठे हैं, फिर हम न करें। सूफी नाम से एक पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, उन्होंने भी हैंड रेज किया, प्लीज उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जी जी जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे। हाँ। हाय, मैं गौरव हूँ, जी यात्रा पर रही है। मैं अपना परिचय दूं तो हम 15 युवक गांधीवादी जो मनरेगा बचाओ यात्रा गोरखपुर के चौरी चौरा से और नरक की यात्रा तक की। तो मुझे इस मीटिंग के बारे में सुझाया गया, और तो इस मीटिंग के जरिए आपको बताना चाहते हैं हम सब कि 15 लोग हैं, हम लोग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और गांव गांव घूम रहे हैं। गांव गांव जाकर अलग अलग जिले में लोगों को बता रहे हैं कि मनरेगा को लेकर। जी, आपकी आवाज तो कट कट के आ रही थी, अब बंद हो गई, लेकिन जितना हमने सुना है और जिससे हम समझ पा रहे हैं, वो आपने ये हमें बताया कि जो मनरेगा स्कीम है उसमें जो बदलाव हुए हैं, और उसको लेकर के जो आप लोगों को लगता है कि वे प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो खेतीहर मजदूर हैं या जो कामगार हैं जो मेहनत कर सकते हैं, फावड़ा चला सकते हैं, तो उनके हक के लिए आप मनरेगा बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। और आप जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई तमाम पाबंदियों के बावजूद, तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, तमाम अवरोधों के बावजूद आखिर आप निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं और जनमत को जागृत कर रहे हैं। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ये एक बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और यही एक उदाहरण है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि भाई हमें चुप नहीं रहना है, हमें खामोश नहीं रहना है। जो जिस बात को हम ठीक नहीं समझते हैं, जिस पॉलिसी को, उसको हमें संगठित होकर के, और जितने भी लोग साथ में आते हैं उनको ले करके, और पहला कदम ही है जनमत जागृत करना। तो आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जनमत जागृत होगा, उसके बाद फिर अगला उसमें चरण आता है कि भाई लोगों को कहें कि भाई आह्वान करें कि एक जगह एकत्र हों, या अलग अलग जगह पर करें, अपना मीटिंग करें, विरोध करें, सरकार को ज्ञापन दें। और देखिए, सरकार को भी जब ये लगता है कि बहुत लोग, बड़ी बड़ी संख्या में लोग किसी पॉलिसी से नाराज हैं, तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। आखिर देखिए, एग्रीकल्चर बिल्स जो 3 आए थे और किसानों का आंदोलन हुआ, काफी किसानों ने संघर्ष किया, झेला, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, इतने बलिदान हुए, उसके बावजूद आखिर वो एग्रीकल्चर बिल वापस लिए गए। तो आप लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यही बात तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से कि भाई अगर हमें लगता है कि भाई कोई पॉलिसी, कोई निर्णय ठीक नहीं है, तो हमको संगठित हो करके और उसके बारे में जनमत जागृत करना चाहिए। और संगठन, देखिए आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जो सत्ताधारी दल है उसने तो अपना नेटवर्क बहुत फैला लिया है, करोड़ों लोग हैं, और लोगों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में, वकीलों के बीच में, टीचर्स के बीच में, हर तरह के लोगों के बीच में उन्होंने अपने इनरोड्स बना ली है, चाहे वो पार्कों में शाखा चला के कैसे भी। लेकिन बाकी लोग जो विरोध की कर रहे हैं, वो लोगों को संगठित नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। वो समझते हैं कि खाली ट्वीट कर देने से जनमत बन जाएगा उनके पक्ष में और सरकार बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता, केवल ट्वीट से नहीं होगा, उसके लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जैसे आप लोग साइकिल यात्रा करके जा रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट और है हमारे पास, चंदन सरोज, जी जरूर। प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर इतना जानना चाहता हूँ कि आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं सर?
मैं चंदन सरोज हूँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। मैं समाजशास्त्र से सोशल वर्क से पीएचडी कर रहा हूँ। सेवाग्राम। सेवाग्राम जी। वर्धा है हाँ बेसिकली। हाँ, वर्धा सेवाग्राम जी। जी प्लीज। सर मुझे बस ये थोड़ा जानना है कि पिछली सरकारें जो रही हैं 14 से 19, 1924 और फिर आगे की जो चल रही है, इस बार एक चीज देखने में आ रही है कि जनता जो है इनको अब घेर रही है, क्योंकि हम्म। काफी दिन हो चुके हैं। और हम्म। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो राइट विंग से रहे हैं, हालांकि हम लोग तो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट विंग से हैं, यही हम्म। सब से। तो अब जो माहौल बन रहा है कि इनके जो लोग थे सरकार के, वो भी सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब इनकम्पेसी शुरू हो गई है करीब 3 या 4 साल पहले से। जी। अगला चुनाव 29 का है। हालांकि इनके खतरे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटियों का जो कंडीशन रहा है, मैं छात्र राजनीति से रहा हूं, तो हमारे यहाँ भी एफआईआर वगैरह भी दर्ज है। हालांकि वो उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग एक्टिव होंगे तो उसे भी एक्टिव कर देंगे। जी। तो आगामी जो 3 साल है या 29 वाला जो चुनाव वगैरह है, तब तक इनका जो दमन है वह किस स्तर तक जा सकता है? क्योंकि इस बार तो चीजें बहुत पहले से होने लगी हैं, तो यह तो जाहिर सी बात है कि आगे देखिए, का। दमन तो जैसे हमने पहले भी बात की कि एक तो सरकारों के पास सर्विलांस के टूल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जी। तो और हम लोग जो भी समझते हैं कि सोशल मीडिया पे हम बात कह रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिल्टर होके उनका सारा एनालिसिस हो रही है, और सारा उसका। और अब जो नई टेक्नोलॉजी और नए मीडिया से सबसे बड़ा चीज़ है कि टारगेटेड मैसेजेस करा जा सकता है कि भाई ये हमारे विरोधी हैं या हमारे सपोर्टर हैं, ये इस कम्युनिटी के हैं या इस वर्ग के हैं, इस जाति के हैं। टारगेट करके कम्युनिटीज को या लोगों को किया जा सकता है। तो अब दमन तो देखिए, ये बात सही है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं जाना चाहूंगा इस फोरम पे। तो कोई भी जल्दी से सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, है ना। और सत्ता में बने रहना चाहता है। लेकिन उसके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाम दमन के बावजूद, तमाम स्टेट पावर के, पुलिस पावर के मिसयूज करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि 1947 से बाद से लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। जरूरत इस बात की है, जो मैंने अभी पिछले उसमें कहा, कि अब जो हमारे जो सत्ताधारी दल जो कर रहा है, सरकार जो दमन कर रही है या डिस्करेज कर रही है, वो अपनी जगह है। मीडिया को कंट्रोल कर रही है, जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, पार्लियामेंट को नहीं ठीक से चलने दिया जाता, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है ना, जबकि सबसे बड़ा फोरम है पंचायत बोलने का। इस सब के बावजूद जब जनता को लगता है कि कोई उसकी छाती पे मूंग दल रहा है या कोई उसकी खोपड़ी पे बैठ के कुछ ज्यादा ही अति कर रहा है, तो जनता उतार के फेंक देती है। जरूरत इस बात की है कि हम जनमत को कितना ज्यादा मोबिलाइज कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आ रही है कि जिनको हम कहते हैं कि प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष भी जनता के बीच जाना और जनता को संगठित करने की आदत भूल गया है। वो सोचता है कि भाई अपने आप लोगों की जब गरज होगी तो हमको वोट देंगे और जिताएंगे, जब ऊब जाएंगे तो। ऊबने का इंतजार नहीं करना चाहिए, जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, न सरकार को न विपक्ष को। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे सत्ताधारी दल लोगों को अपने ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहा है, बराबर कोशिश कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। धर्म के नाम पे गोलबंद करने की कोशिश होती है, फिर उसमें जातियों के नाम पे गोलबंद करने की कोशिश। लेकिन मुझे लगता है कि एक नागरिक समुदाय को संगठित करने की सबसे बड़ी जरूरत है, कि एज ए सिटीजन, नहीं कि हम किसी जाति के हैं, बिरादरी के हैं, धर्म के हैं, बल्कि हम सिटीजन हैं और टैक्स पेयर है। देखिए, एक चीज तो है ना कि सरकार की जो दुकान चलती है वो हमारे आपके टैक्स से चलती है। चाहे हम जीएसटी, चाहे हम कुछ भी कपड़ा खरीद रहे हो, अखबार खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम टैक्स देते हैं। और उस टैक्स का पैसा अगर ना हो तो ये सारी जो शेखी बघाड़ते हैं कि हम इतने हजार करोड़ ये दे दिया और वो दे दिया और ये कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी हम हवाई वो चला रहे हैं या एक्सप्रेस वे बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या हम मनरेगा का या मान ले आयुष्मान का, हेल्थ का, जो भी हो रहा है वो जनता का ही मालिक है, अल्टीमेटली मालिक है। तो मुझे लगता है कि इसमें
जरूरत इस बात की है कि मोबिलाइज करें। आखिर देखिए उन लोगों ने कैसे अन्ना आंदोलन खड़ा किया, और अन्ना बहुत संगठित रूप से उन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया और उस समय की सरकार को बदनाम किया, एक वैक्यूम क्रिएट किया, और वैक्यूम क्रिएट करके फिर वो उन्होंने उस वैक्यूम को फिल किया। तो वो तो उदाहरण बहुत साफ है, रिसेंट पास्ट का बहुत साफ है कि और किस तरह से उन्होंने एक मोबिलाइज किया। कौन रोका है कि आज जो प्रतिपक्ष है वो जनता को क्यों नहीं मोबिलाइज करते हैं? सर, ये जो एक जनरेशन गैप भी है, क्योंकि इधर लगभग 14-15 साल का पूरा सिनेरियो बनता है। तो ये जो जनरेशन गैप आया है, और जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना चाहिए वो भी बहुत प्रभावशाली नहीं दिख रहा है। तो उसका तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज की विद्यार्थी छात्र शाखाएं होती थी, यूथ फोरम सबके ऑर्गेनाइजेशन होते थे। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों को जोड़ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की ही जिम्मेदारी है ना पॉलिटिकल। तो इसमें सत्ताधारी दल तो अपने ढंग से वो कर रहा है, वो अपना मोबिलाइजेशन का उनका तरीका है कि अयोध्या चलो, मंदिर चलो, ईंटा लेके आओ, पत्थर लेके जाओ, वो बहुत सारी चीजें अपने ढंग से कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं जिनको एक मोबिलाइजेशन करना है पॉलिसीज के स्तर पर, समाज के प्रोग्राम्स के स्तर पर, वो नहीं कर रहे हैं ना। वैक्यूम इसलिए है कि जो अल्टरनेट डिस्कोर्स है वो खामोश है। ये जो खामोशी है, ऐसा नहीं कि केवल आप लोगों के बीच में है। ये जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा है, पिछले 10 सालों में लखनऊ में कोई बड़ा किसी भी मुद्दे पे लोगों की परेशानियां हैं, न किसानों के मुद्दे पे, न छात्रों के मुद्दे पे, न गन्ना किसान, न वकीलों के मुद्दे पे, कहाँ कोई बड़ा प्रतिरोध खड़ा करने की कोशिश की या शुरू किया। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो सहमत नहीं है वर्तमान सत्ता उससे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच जाएं और लोगों के बीच संगठित करें ना, और लोगों के इश्यूज को उठाएं। खाली अपने अभी लोग सरकार से ज्यादा अपोजिशन का डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ। आप सहमत हैं इस बात से या नहीं? जी 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 सर, अगर सरकार मोदी जी को ला रही है तो विपक्ष राहुल के अलावा नहीं, और कोई। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैं लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी तभी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। तो वो तमाम प्रयास हैं, उनकी पूरी पार्टी है, उनके पूरे और जो आनुषंगिक संगठन है, वो चीज कहाँ दिखाई दे रही है आपको? कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कहाँ है? छात्रों के बीच में, विद्यार्थी युवा के बीच में, वकीलों के बीच में, टीचर्स के बीच में, किसानों के बीच में कोई मोबिलाइजेशन दिख नहीं रहा है ना। वो सोचते हैं कि हम चुनाव के वक्त जाएंगे, कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वो पैसा लेके उम्मीदवार बनाएंगे, हवाई जहाज से कैंपेनिंग करेंगे और हम सत्ता बदल जाएगी। ऐसे नहीं बदलती है सत्ता। सर, स्टेट की जितनी पार्टियां हैं लगभग उनके उनका पूरा स्टूडेंट मूवमेंट लगभग खत्म हो चुका है। बसपा का तो स्टूडेंट विंग बना ही नहीं, और सपा का जो समाजवादी छात्र सभा वगैरह रही है वो भी एक तरह के से डिस्ट्रॉय ही लगभग हो अरे गई है। कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है उसका कहाँ है? आप देखिए उनका राष्ट्र सेवा दल इतना बड़ा मजबूत होता था, लोगों के बीच में काम करता था। अच्छा देखिए, लोग देखते हैं ना कि बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, कोरोना की प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सारे इश्यूज हैं, आप लोगों के साथ खड़े होना पड़ता है ना। आप कहाँ खड़े हैं लोगों के साथ? और अगर आप नहीं खड़े हैं आप, तो आपको लोग क्यों सत्ता में भेजेंगे, क्यों चुनेंगे आपको? इसीलिए रिजल्ट में डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप बिहार में देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हुई, केवल चुनावी गतिविधि से जनता आपके साथ नहीं आती है। आपको लोगों के सरोकार से 5 साल, 6 साल, 7 साल लगातार जुटना पड़ता है और उनको कल्टीवेट करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है। जी विपाशा जी, मैं समझता हूँ टाइम हो गया आज का। हाँ, एक्चुअली नहीं, सूफी जी जो हमसे पहले जुड़े थे, वो हाँ, फिर अपना सवाल जो है वो पूरा करना चाहते हैं, तो एक बारी बस हम उनकी बात सुन के फिर सुन आज के लीजिए, सेशन को सुन लीजिए कंक्लूड करते हैं। जी। नहीं, ये 1+1 से कौन है? V2201, ये 1+1 भी है ना कोई? वन प्लस हाँ हाँ वी हाँ। डबल टू जीरो जी, प्लीज आप जिसको भी मौका दें बुलवाइए। सूफी जी की तो बात समझ में आ गई थी कि वो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, वही लोग हैं ना। तो बात तो हुई थी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। 1+1 बोल लीजिए। नमस्कार सर।
चरण स्पर्श। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, जी मैं हेलो। जी बताइए। हाँ, मेरा नाम हिमांशु है सर, और बाई फेस आप मुझे जानते भी हैं। जालौन से। मैं आपकी सारी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी नहीं, सारी बातों से बधाई हो इत्तेफाक रख रहा आपकी। हूँ, और आपके विवाह समारोह में नहीं आ पाए थे हम शायद। कोई बात हो गया का ना। आशीर्वाद। और मैं अभी आया था लखनऊ, तो एक इवेंट में मैंने आपको देखा, जब तक मैंने आपको दोबारा खोजने की कोशिश की, आप जा चुके थे शायद, ओहो ओहो। पब्लिक अरे इंडिया आप के इवेंट में। फोन कर देना चाहिए था, आपके पास तो हाँ, मेरा वो नंबर है थोड़ा जी। मैं एंगेज हो गया, तो फिर मुझे याद नहीं रहा, और मुझे उसी दिन निकलना था। चलिए चलिए खैर, चलिए। मतलब मैं टॉपिक पे आता हूँ। पिछले 2-3 मीटिंगों से तो मैं ज्वाइन करता हूँ, सुन के निकल जाता हूँ चुपचाप। थोड़ा ये मेरा चल रहा है, मैं चीज़ों को सुनने और समझने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जी 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 फेसबुक पे भी आता हूँ, तो लोगों को देखता रहता हूँ कि वो क्या लिख रहे हैं। जी मुझे ऐसा लगता है सर, जो आपने बातें कही हो, कि सारी चीजें वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हैं, कि हमें मोबिलाइज करना चाहिए, हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, विपक्ष। मुझे ये जो लगता है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें यूथ को 2-3 चीजें तो बेसिक चाहिए हैं, क्योंकि चूंकि मैं भी यूथ हूँ, और पिछले आपको तो आप सारा मुझे जानते हैं। मैंने 2-3 चीजें जो क्या है, वो है, एक तो विश्वास होने चाहिए कि वो किसके साथ जुड़ रहे हैं, या जी कहाँ पे काम कर रहे हैं, या क्या टॉपिक है उनके पास, जो भी हो। एक उन्हें थोड़ा बहुत तो ये विश्वास चाहिए है। ये ना हो कि उनकी डेस्टिनी क्या रहेगी, उससे वो कहाँ पहुंचेंगे, वो नहीं, लेकिन एक हो कि भाई वो चीजें सही कर रहे हैं। जी दूसरी, हमारे पास, यूथ के पास, हर एक मतलब अगर एक कैटेगरीज वाइज देखा जाए, कि अगर पर्यावरण में जाना है, पर्यावरण का कोई मुद्दा उठाना है, पॉलिटिकल मुद्दा उठाना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मुद्दा कोई, तो उनके पास कोई एक व्यक्ति होना चाहिए ऐसा, जो जेन्युइन उन चीजों से जुड़ा हुआ हो, और जेन्युइन उन चीजों पे उनका कुछ रहा हो काम करने का। जैसे कि मैं कहूंगा कि अगर आइडियोलॉजिकली लोकतंत्र को समझना हो, और पत्रकारिता को समझना हो, तो मेरे पास, मुझे कॉल करना होगा, तो मैं सीधा याद आ जाएगा कि रामदत्त त्रिपाठी जी हैं कोई। तो अरे नहीं, एक तो ये चीज होनी चाहिए। बहुत लोग हैं। दूसरी चीज, नहीं नहीं, मैं मतलब एज ए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, आप जी जैसे और भी लोग होंगे, जी सब बिल्कुल होंगे। जी। मतलब एक समझ की बात मैं कहूँ, कि हाँ मुझे अगर कोई चीज समझनी है पत्रकारिता की, या लोकतंत्र की, तो मुझे अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक कोई बड़ी सी 300 पन्ने की किताब उठाऊं और उसको पढूं बैठ के, या मैं पढ़ जी भी जी लूं तो वो समझ नहीं आए, शायद समझा दें। विश्वास और व्यक्ति। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जिस यूथ के पास टाइम है, और जिस यूथ को हम लोग एंगेज करना चाहते हैं, वो दोनों अलग हैं। हम्म, एक यूथ वो है जो वर्किंग यूथ है, कॉलेज टाइम पे वो चीजों में एंगेज नहीं होता है, क्योंकि फैमिली से उसको उतना सिविक सेंस और उतनी चीजें नहीं दी जाती कि नहीं भाई, आप कॉलेज कर रहे हो तो आपको इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी समझना है, और इकोनॉमिक्स को उस लेवल पे समझना है, सोसाइटी के लेवल पे इकोनॉमिक्स को, पॉलिसी के लेवल पे इकोनॉमिक्स को। जैसे अभी वित्त वर्ष की इस बार रिपोर्ट जो आई, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये था कि लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, और उसमें से 79 लाख, सॉरी 59 लाख करोड़ का ये बजट है, और पता नहीं कितने 241 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। तो इन चीजों को भी हमें समझना होगा। अब ये, अगर कुछ समझ भी रहे हैं यूथ, तो वो यूथ समझ रहा है जो वर्किंग है, वो सोसाइटी में नहीं जा सकता है। और जो सोसाइटी में रह रहा है, या जो फ्री है, या जो कॉलेज कर रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है इनमें। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विश्वास और एक दिशा, कि कौन उनको लीड कर रहा है, कौन उनको क्या चीज समझा रहा है, किस। दूसरा एक, मुझे जो तीसरा पॉइंट जो एक जो लगा, वो यही, कि फोकस चीजें होनी चाहिए। हिमांशु का इंटरेस्ट अगर पॉलिटिकल और क्या कहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और पत्रकारिता जैसी चीजों में है, तो ये हमें एक समझना पड़ेगा कि हमें इन लोगों, इस तरह के यूथ को इसी तरह के काम में लगाना है। और आपने जो टूल बताए वो यूज करने का, वो तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है। टूल तो यूज करना ही चाहिए, लेकिन उन टूल को हमें किस तरह, किन सावधानियों के साथ यूज, ये भी हमें बताने की, मतलब मुझे लगता है ऐसी ये 3-4 चीजें बहुत बेसिक हैं, जब तक ये नहीं बता पाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता सर कि यूथ यूनाइट होता है। और जो एक आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हम लोगों के बल्क में, मतलब हम लोगों के कुछ ग्रुप बन गए हैं, लाइट माइंडेड। हम लोगों को सभी जगह वही वही लोग दिखते हैं। मैं अगर लखनऊ आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसी तरीके के 100 चेहरे हैं, जो पिछले तरीके के इवेंट में थे, लोकतंत्र वाली इवेंट में भी थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाली इवेंट, मतलब वही वही लोग रहते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो ये एक आपका बहुत डीप, मतलब मुझे लगता है बहुत डीप ऑब्जर्वेशन, और बहुत ही अच्छा है ये, जो मैं भी फील करता हूँ मैं।
नहीं, धन्यवाद हिमांशु जी, आपने अपने अनुभव मुझे से ये बहुत लगता है सारे। इन 3-4 पॉइंट को क्लियर करने को लेके आपको थोड़ा बताना चाहिए, ये कैसे नहीं नहीं, क्लियर हो सके। ठीक है, इस पे हम फिर एक और सत्र रख सकते हैं। लेकिन आपने जो बात कही, देखिए, एक तो आपने कही विश्वास हम्म होना चाहिए किस पे। मेरा ये कहना है कि देखिए, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आती है और नहीं रहती, किसी के पास भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। और हम्म इसीलिए कई बार ये होता है कि जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें हमें कौन लेसर एविल लगता है या हमको कौन एक्सेप्टेबल लगता है ना। क्योंकि और चुनाव में भी यही होता है कि भाई हम क्या करें, जनता के पास ऑप्शन क्या होता है कि भाई ये हैं, उनमें जिसको हम समझते हैं कि भाई लेसर इविल है या हमारे लिए गुड है, उसको हम चुने। क्योंकि वो तो एक हम लोगों ने आंदोलन चलाया था कि भाई जनता संगठित हो, मतदाता काउंसिल बने हर क्षेत्र में, हर विधान बूथ लेवल पे, और वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करें वोटर्स काउंसिल। तो वो सिचुएशन तो अभी फिलहाल आती दिख नहीं रही। तो उसमें यह है कि भाई जो भी उपलब्ध विकल्प हैं जिस पे विश्वास भरोसे करने लायक है, उनके साथ हमें जुड़ें। दूसरी बात यह है कि भाई एक मेरा ये और अनुभव है कि हर मूवमेंट जो है वो अपना नया लीडर चुनता है। कोई स्टैब्लिश जरूरी नहीं है कि कोई स्टैब्लिश लीडर ही आगे अगुवाई करे। हर हर जो मूवमेंट होता है, परिस्थिति होती है, वो अपना लीडर खुद चुन लेती है उस समय, एक वो चुनता है। और तीसरा, मुझे आपकी बात सही लगी, फोकस। और मुझे लगता है कि टीचर्स के साथ काम करने की जरूरत है, केवल स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स भी अब नॉन पॉलिटिकलाइज हो गए हैं। तो टीचर्स और वकील, मुझे लगता है कि दो तबकों पर अगर हम फोकस करें, तो इनके बीच में अगर हम काम करें तो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने में और स्टूडेंट्स की ओपिनियन मोल्ड करने में या जागृत करने में, मुझे लगता है इन दो वर्गों का काफ़ी हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो हमको टीचर्स के साथ भी, क्योंकि देखिए हम भी आए थे तो हम टीचर्स के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय 12-15 टीचर्स का ग्रुप था जो गांधीयन आइडियोलॉजी में मानते थे, सोशल वर्क में मानते थे। और वो जाके स्लम्स में भी बच्चों को पढ़ाना हो या झाड़ू लगाना हो, नाली साफ करना हो, वो सब करते थे। तो वो जो टीचर्स का ग्रुप था, उसी से हमको भी प्रेरणा मिली। चाहे उसमें प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा थे, डॉक्टर जगदीश स्वरूप माथुर थे, डॉक्टर रघुवंश थे, प्रोफेसर यूपी अरोड़ा थे, बहुत सारे लोग, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी थे, बहुत सारे। तो जो टीचर्स हैं और वकील हैं, मुझे लगता है कि उनके बीच में काम करने की जरूरत है और उनको जोड़ने की जरूरत है। और वो मुझे लगता है कि, और ये आपकी बात सही है। और दूसरे, ये बहुत जरूरी है कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी विषय है, उस पे कुछ लोग थोड़ा गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि आप लोग जागरूक हैं। देखिए, अब आपकी मेरी या आपकी बात को फेस वैल्यू पे तुरंत कोई नहीं स्वीकार करने वाला आदमी। तुरंत मैं कुछ कहूंगा, उसको उठा के, अब आप केवल गूगल पंडित नहीं रहे उसको वैलिडेट करने के लिए। एआई के इतने टूल्स आ गए हैं, फटाफट आदमी उसमें जा करके ढूंढेगा कि भाई ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, जो भी है। तो बातों को, जो भी इशू है, ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि भाई हमारा ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। और अब जो कर्जे का, जो खाली ये नहीं कि कर्जा बढ़ रहा है, हमारा बहुत सारा जो पैसा कर्जे की जो किस्त अदा करने में, ब्याज देने में ही जा रहा है, मूल नहीं, ब्याज देने में जा रहा है। जैसे किसान या आम आदमी परेशान होता है कर्ज से, वैसे सरकार और देश भी परेशान होते हैं। और उसको लेकर के, चूंकि हमको बार बार अपने बजट के लिए कर्जे की जरूरत होती है, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ये जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एग्रीकल्चर के नाम पे ये तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, तो ये भी उसी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके टूल्स हैं। तो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, तमाम देशों को, राज्यों को। तो बिल्कुल इस पे भी स्टडी हाँ, कर। एक्सक्यूज मी। जी, कौन सा? हाँ, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक्चुअली यहाँ नेटवर्क का इशू है मेरे यहाँ पे, और हम लोग सब अभी, मेरा नाम गौरव है, और हम सब साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। आज 22वां दिन है, 17 जनवरी से निकले हैं। मनरेगा बचाओ यात्रा जी। ये गोरखपुर के चौरी चौरा से निकली है, और नहीं, अभी लेकिन फिलहाल हम बिंद्रो में हैं। एक सेकंड, ऐसा ये ऐसा क्या जी। अर्जेंसी थी कि आपने तुरंत रोका? कोई इमरजेंसी? भाई बात पूरी होने देते ना जी आपको। और आपके मनरेगा के साथी नहीं नहीं, थे एक्चुअली वो मेरे मेरे फोन में बैटरी नहीं है, और मेरे, अच्छा, हाँ, तो हाँ, आप ये टीम के बताएं। साइड से ठीक मैसेज आया था कि इमीडिएट ठीक। हाँ, या मीटिंग में बोलिए जुड़ना बोलिए। है। तो एक्चुअली हाँ, गांव में बोलिए। हूं ना, तो नहीं, यहाँ ठीक पे है। साधन नहीं है, हाँ, बोलिए इसीलिए बोलिए बस। बोलिए बोलिए, ठीक है। हाँ हाँ।
जी, तो आप लोग यात्रा कर रहे हैं मनरेगा हाँ बचाओ। जी, एक्चुअली हम लोग अकोमोडेशन ही देख रहे थे बैठ। जी जी जी। बताइए। जी बताइए। हाँ, फोन डिस्चार्ज हो सकता है, तो मैं बस आप सबको यही सूचना के साथ और बताना चाह रहा था कि जी, लगता है इनकी बैटरी चली गई। तो इनके एक साथी से तो पहले हमारी बात हो चुकी थी गौरव के, कि ये लोग मनरेगा बचाओ या जो भी मुद्दा इनको समझ में आए उसके लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं पूर्वांचल में और कई जिलों में, देवरिया और उधर गोरखपुर, जौनपुर, जहाँ भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और यही तो हम इसी के लिए तो आज की चर्चा भी है कि भाई लोगों को चुप या खामोश नहीं रहना चाहिए। जो भी मुद्दा लगता है कि ये जनहित में है उसको जनमत जागृत करना चाहिए, लोगों को संगठित करना चाहिए, और जो सत्ताधारी अथॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए, ज़रूरत हो तो कोर्ट्स को, फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए, अखबारों को लेटर टू एडिटर या चिट्ठी अपनी न्यूज़ देनी चाहिए। और जैसे भी हो, जो यथा स्थिति है कि हर चीज़ को हम बर्दाश्त करना चाहिए, तो बर्दाश्त करने के बजाय डेमोक्रेटिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से उसको हमें प्रतिकार प्रतिरोध करना चाहिए, और ताकि सही दिशा में देश जा सके। थैंक यू विपाशा जी। थैंक यू सो मच सर। जिससे पहले मैं फॉर्मली आज के सेशन को कंक्लूड करूं, मैं जी एक बार ही आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी टीम की तरफ से अपना टाइम निकालने के लिए और हम सबके क्वेश्चंस का इतना पेशेंटली आंसर देने के लिए। इसके अलावा यूथ फॉर ट्रूथ की टीम, जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो भी हमसे जुड़े हैं, सब पार्टिसिपेंट्स, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुनाइट। इस और हमारे साथ विवेक जी, निशा जी, रसना जी, संदीप जी, चंदन, सरोज जी और गौरव जी, जिन्होंने भी हमें बहुत पेशेंटली सुन के अपने क्वेश्चंस हमसे पूछे और सजेशंस हमें दी, उनको भी मैं एक बारी थैंक यू कहना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो जी जी, मच। गुड बहुत नाइट, बहुत गुड इवनिंग। बहुत अच्छा।